अस्सलाम जी वालेकुम जी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के हफ्तावारी खुसूसी प्रोग्राम रूबरू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है क़ज़िया फ़िलिस्तीन और इसराइल की दहशतगर्दी। नाज़रीन किराम, आज के हमारे रूबरू प्रोग्राम का मौजू जितना हसास और संजीदा है, हमने कोशिश की है कि इस पर मुबाहसा के लिए भी उसी पाए के स्कॉलर को मदऊ किया जाए जो इस मौजू पर सेरा हासिल बहस कर सकें। आज की इस मजलिस में हमारे साथ मुल्क के मारूफ दानिश्वर, मारूफ आलिम दीन और जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ के नाज़िम हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब, इंडिया फ़िलिस्तीन सॉलिडरिटी के इंडिया चैप्टर के सदर डॉक्टर सुरेश खैरनार साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी अनीस अहमद साहब और नौजवान इस्लामी स्कॉलर और अल महदुल आली अल इस्लामी हैदराबाद के नायब नाज़िम मुफ्ती उमर आबिदीन कासिम मदनी शामिल हैं। हम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का एक बार फिर दिल से इस्तकबाल करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो मैं अनीस साहब जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं PFI के और माशाल्लाह इस मौजू पर अच्छा बोलते हैं, तो मैं उनसे इसी पस मंज़र में, जंगबंदी के पस मंज़र में एक सवाल करना चाहूँगा कि फ़िलिस्तीन की तहरीक मुज़ाहमत यानी हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये वाकई हमास की जीत है? क्या वाकई इसराइल ने मजबूर होकर जंगबंदी की है? जनाब अली साहब। देखिए, ये चीज समझने के लिए जो बात आपने कही है वो चीज समझने के लिए आप देखिए इजराइल क्या है और हमास क्या है। हमास क्या है? हमास कोई कंट्री नहीं है। एक गाजा स्ट्रिप क्या है? गाजा स्ट्रिप एक छोटा सा एक एरिया है। खैरनार साहब ने बहुत सारे जगह उन्होंने बताया भी कि एक खुला जेल है, एक ओपन एयर प्रिजन है गाजा। पूरे तरीके से सर्वेलेंस है, उसको हर चार तरफ से उसका सर्वेलेंस होता है। समुद्र में भी अगर आप जाएंगे वहां से भी कोई अलाउ नहीं होता। दो एंट्रीज है गाजा को, एक इजिप्ट से है एक इजराइल से है, दोनों बंद है। कोई गाजा जा नहीं सकता, कोई गाजा आ नहीं सकता। ऐसे एक और 24/7 जो है हाई सर्वेलेंस में रहने वाला। सर्वेलेंस का मतलब पूरी दुनिया की जो सबसे बेहतरीन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है, उस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल इजराइल करता है, फिलिस्तीनियों के हर एक मूवमेंट को ट्रैक करता है। अब इतना पूरा करने के बाद हमास नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर रेजिस्टेंस करता है। क्या है हमास के पास? अगर आप देखेंगे ये जो लोग कहते हैं कि टोटल 30,000 फाइटर्स है उसके पास, एक 400 नेवल कमांडर्स है और एक 7,000 रॉकेट्स है, एक 30 एंटी टैंक मिसाइल रहेंगे और एक 100 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रहेंगे। इतना ये इसराइल का डेटा है कि हमास के पास इतनी चीजें हैं। और दूसरे तरफ आप इसराइल को ले लीजिए, वर्ल्ड का सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अगर किसी के पास है, इसराइल के पास है। एक न्यूक्लियर मुल्क है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक वेपन्स मैन्युफैक्चरर भी है। इकोनॉमी भी बहुत स्टेबल है हर चीज में। यानी वो जो हम डेविड गोलियात की बात करते थे, दाऊद जालो की, वही मिसाल है, समझे। लेकिन दोनों की किस्से में अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन ही नहीं है। इसराइल को और हमास का कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए 11 दिन से बमबारी हो रही है, बमबारी हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है, बिल्डिंगें गिर गए, फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं लोग। ये लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं। यहां से लोग रॉकेट दाग रहे हैं रॉकेट को। और इसराइल का जो ये सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर इसलिए हुआ है क्योंकि इसराइल का एक चीज हमें समझना है। इसराइल जो है बहुत छोटा मुल्क है और चंद लोग कहते हैं कि पेप्सी कोक वाला बैन करके आप इसराइल को नुकसान देंगे। पेप्सी कोक वाला बैन करने से इसराइल को नुकसान नहीं होगा। इसराइल का बेसिकली इकोनॉमी डिपेंडेंट 3-4 चीजों पर होता है। सबसे पहला चीज जो होता है वो टूरिज्म पर है। पूरे दुनिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन और ज्यूज के लिए एक टूरिस्ट लोकेशन जो है इसराइल है। अगर मुसलमानों को भी बैतुल मुकद्दस जाना है तो आपके पास पैलेस्टीनियन वीजा थोड़े रहेगा, आपको तो इजरायली वीजा ही लेना पड़ेगा। यानी पूरे दुनिया के क्रिश्चियंस, स्पेशली जिस तरीके से मुसलमान मक्का को जाते हैं, पूरे दुनिया के क्रिश्चियंस जो है बेथलेहम जेरूसलम आते हैं। तो बहुत बड़ा एक टूरिज्म बिजनेस इसराइल का होता है, बहुत इनकम वहां से आता है। नंबर 2, इसराइल के अंदर जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स रहते हैं। वेपन्स का एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्निकल एक्सपोर्ट्स होते हैं। और ये एक्सपोर्ट्स कैसे होंगे? ये एक्सपोर्ट शिपिंग से होते हैं। जब उनका शिपिंग बंद हो जाता है, जब उनका टूरिज्म बंद हो जाता है, इसराइल का इकोनॉमी जो है गिर जाता है। आप लोगों को जानते होंगे कि अभी सिर्फ 11 दिन के अंदर 28% इसराइल का स्टॉक मार्केट गिर गया। 28%। 26% जो फैक्ट्रीज है उस एरिया के गाजा के नजदीक के, वो बंद हो गए। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो कॉस्ट था ये जंग का, पर डे 50 मिलियन था। और जो आयरन डोम जो है, उनके एक आयरन डोम सिस्टम होता है जिससे वो हवा में रॉकेटों को फायर करते हैं, उसका ऑलमोस्ट $60 मिलियन का जो है नुकसान हो गया। तो बहुत बड़ा एक नुकसान इजराइल उठाता है। और ये चीज हमास के लोगों ने सीखा था हिजबुल्लाह से।
आप लोग जानते होंगे 2006 में इजराइल गया था लेबनान में हमला करने के लिए, ये बोलकर के हम लोग पूरे के पूरे हिजबुल्लाह को तबाह करके आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, हिजबुल्लाह ने यही टेक्निक इस्तेमाल किया और जो जंग था इस जंग को प्रोलॉन्ग किया। जितना जंग को प्रोलॉन्ग किया और इजराइल को जितना नुकसान होने लगा, इजराइल एकदम नाकाम होकर वापिस लेबनान छोड़कर वापिस आ गया इजराइल को। तो हमास ने भी यही किया। देखिए, हमास को यहां पर इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम को तबाह नहीं करना था, उनको सिर्फ क्या करना था, उनको इजराइल को जो है ये जंग को खींचना था, इजराइल को घुटने पर लाना था, इजराइल को यह बताना था कि तुम जो चाहिए इस्तेमाल कर लो, हम लोग यहां पर हार मारने वाले लोग नहीं। वैसा ही हुआ। इजराइल ने सोचा था 3 दिन के अंदर मैं पूरा फायरिंग करके इनको तबाह कर दूंगा, लेकिन 11 दिन एक एरियल टेररिज्म चला वहां पर, ऐसी बम्बार्डिंग हुई, हमने नहीं देखा। उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली हम देखते हैं कि इजराइल वहां पर हार मान लिए। तो ये जो एक सीज फायर हुआ, ये सीज फायर को 2 चीज मैं समझता हूं। नंबर 1, जैसे खैरना साहब ने कहा, ये एक हमास की और हमासी नहीं, पैलेस्टीनियन पब्लिक की, गाजा के लोगों की और वेस्ट बैंक के जो लोग, शेख जर्राह के जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी जीत है। क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रगल है उस स्ट्रगल को खत्म नहीं किया, उस स्ट्रगल को उन्होंने कंटिन्यू किया। और दूसरा इसके अंदर एक टेक अवे ये है कि ये जो एक हमास जो एक छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो दूसरे अलग अलग रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन गाजा के अंदर है, उनकी जो मिलिट्री पावर है, उस मिलिट्री पावर का भी एक डिस्प्ले इसमें हुआ है। और तीसरा टेक अवे जो इसके अंदर है, खैरना साहब ने भी इसका पॉइंट किया, मैं थोड़ा तफसीर करता हूं। पहली बार हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर जो है फलस्तीन के लिए जो है एक सपोर्ट आ रहा है। आप लोग जानते होंगे कि हमेशा से वर्ल्ड के जितने भी मेजर न्यूज चैनल्स होते हैं वो प्रो इजराइल होते थे, लेकिन सोशल मीडिया आने की वजह से क्या हुआ है कि पैलेस्टीनियन एंगल भी लोगों के सामने आ रहा है। अब इंडिया को छोड़ दें, इंडिया के अंदर ये जो आरएसएस और हिंदुत्ववादी है, सिर्फ वही ग्रुप थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। बाकी इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ा एक सिंपैथी पैलेस्टीनियन कॉज के लिए था, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा सपोर्ट था। और खासकर आप देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अमेरिका के अंदर, वो एक ट्रेडिशनली प्रो इजराइल पार्टी है। अभी का जो आपका जो बिडेन है, जो बिडेन के बारे में सब लोग कहते थे बहुत अच्छा आदमी है, ट्रम्प से अच्छा। जो बिडेन के बारे में जो है, जो बिडेन ने यहां तक कहा था, जब वो 30-40 साल का था, जब वो सेनेटर था, जो बिडेन ने कहा था कि जो $300 मिलियन अमेरिका इजराइल को देता है वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर इजराइल नहीं होता तो अमेरिका को एक इजराइल बनाना पड़ता, ये कहने वाला जो बिडेन है। लेकिन ऐसा एक जो बिडेन के ऊपर भी जो है इतना प्रेशर डेमोक्रेटिक पार्टी के थ्रू ही पड़ा। हम देखते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत ज्यादा जो सेनेटर्स हैं उन्होंने प्रेशर डाला और अभी वो प्रेशर के उस पर उसने बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर डाल रहे थे। और अभी अमेरिका के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड चल रहा है। वो डिमांड ये है कि इजराइल को जो अमेरिका की तरफ से एड जा रहा है, वो एड के लिए जो है कंडीशंस लगा। ये बड़ा डिमांड आज तक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा डिमांड अमेरिका के अंदर चल रहा है। तो ये टेक अवे है, इसमें जीत हमास की हुई है और बहुत चीजें चेंज हो रहे हैं। जी। अगला सवाल है अनीस साहब के, एक बात जो है वो कही जाती है कि जब ये इसराइल का क़याम हो रहा था तो उस वक्त इसराइल को तस्लीम करने में हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू पेश थे, जबकि शायद गांधी जी ने इसकी जो है मुखालफत की थी। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जी देखिए, असल में 1940s का जो पीरियड था वो पीरियड ऐसा था कि एक डीकोलोनाइजेशन एक पीरियड चल रहा था। डीकोलोनाइजेशन का मतलब जो यूरोपियन पावर से वो अपने कंट्रीज को छोड़कर जिस कंट्री को उन्होंने कॉलोनीज बनाए तो कॉलोनीज को छोड़ के जा रहे थे। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो ब्रिटिश कॉलोनीज थे उनके अंदर जो थे अदर ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए एक सपोर्टिंग एक टेंडेंसी होती थी। इंडिया का भी सेम था। और उस वक्त जो इंडिया के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट चला, वो फ्रीडम मूवमेंट जो है वेरी स्ट्रांग था और वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज उसको एज इंस्पिरेशन लिया करते थे। अब जब इंडिया का एक एंटी कोलोनाइजेशन इतना बड़ा एक नाम था, एंटी कोलोनाइजेशन इतना बड़ा एक स्टैंड इंडिया का जो था, उस स्टैंड को ऑल ऑफ अ सडन इंडिया चेंज नहीं कर सकता था। आपको जानना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्रेशर भी था उस टाइम पर, यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ से भी लेटर्स आए थे, अलग अलग जगहों से लेटर्स आए थे। लेकिन उस वक्त जवाहरलाल नेहरू का जवाब इतना था कि फॉरेन पॉलिसीज में हर कंट्री को सेल्फिश होना है, और फैक्ट है वो, फॉरेन पॉलिसीज में हर कंट्री सेल्फिश ही
होती है। अभी हमने फॉरेन पॉलिसीज की बात की कि इंडिया ने फला फला स्टेटमेंट दिया। इंडिया का भी एक सेल्फिशनेस है। अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा चेंज इंडिया का जो स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस में आया अच्छा ही था, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट में चेंज ये लाया कि इससे पहले जब भी इंडिया स्टेटमेंट देता था वो कहता था कि वी सपोर्ट पैलेस्टीनियन स्टेट विथ ईस्ट जेरूसलम एज ए कैपिटल। ईस्ट जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया था जब यहाँ पर आए थे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद परसों के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आप देखिए इंडिया ने अपने स्टेटमेंट्स ईस्ट जेरूसलम को निकाल दिया। लोग ये चीज नोट नहीं करते, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो पैलेस्टाइन स्टेट विदाउट ईस्ट जेरूसलम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का बहुत बड़ा शिफ्ट है। ईस्ट जेरूसलम को इंडिया ने अपने पॉलिसी से स्लोली निकाल दिया है और बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया है। तो ये शुरू से जो था इंडिया का पॉलिसी वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रांग था कि वर्ल्ड में सिर्फ फलस्तीन ही नहीं, हर वो कंट्री जो सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहता है उसको सपोर्ट करे। आप जानते होंगे उसके बाद भी जो है स्पेशली इंदिरा गांधी के टाइम पर जब एक कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रशिया था, और इंडिया का स्टैंड अमेरिका के साथ उतना स्ट्रांग इंडिया का एक लिंक्स नहीं हुआ करते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। तो नेचुरली इंडिया जो है ऐसे स्टैंड ही लेता था जो यूएस को पसंद नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल यासिर अराफात के बारे में कहते हैं कि यासिर अराफात इंदिरा गांधी के बारे में वो क्या कहता था। एक बार फिडेल कैस्ट्रो ने यासिर अराफात से पूछा था क्या तुम इंदिरा गांधी की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो यासिर अराफात का जवाब क्या था, रिस्पेक्ट, अरे वो मेरी बहन है, समझे, वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मेरी बहन है। तो ये देखते हैं। और हमने देखा भी कि जब इंदिरा गांधी की जब मौत हो गई थी, आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा कि यासिर अराफात किस तरीके से एक बच्चे की जैसा रो रहे थे। वो दिखावा नहीं था, वो सच में वैसा एक अटैचमेंट था। लेकिन ये पॉलिसीज जो थे, और लेकिन उस वक्त भी याद रखिए 1948 में जब इंडिया ओनली नॉन अरब कंट्री थी, वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया वाज द ओनली नॉन अरब कंट्री जिसने पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन को रिजेक्ट किया था यूनाइटेड नेशंस में, समझे, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकेंड चीज, उस वक्त सावरकर और एमएस गोलवालकर दोनों ने इंडिया के स्टैंड को अपोज किया था। सावरकर ने भी अपोज किया था कि आप इंडिया का स्टैंड गलत है, इंडिया को इजराइल का सपोर्ट करना है। और उस वक्त एमएस गोलवालकर ने भी ये कहा था कि इंडिया को सपोर्ट करना है। लेकिन मैं वो इसमें भी एक बात बोलता हूँ, ये 1948 में इन्होंने कहा था आरएसएस के लोगों ने। 1933 में 1933 के बाद यही आरएसएस के लोग कह रहे थे कि हिटलर ने जर्मनी में जो यहूदियों के साथ किया वो बहुत अच्छा है और वही चीज इंडिया को सीखना पड़ेगा। यानी आरएसएस भी जो हिटलर की तारीफें करती थी एक 10 साल के अंदर, वो भी इजराइल के साथ चली गई। तो आज भी जो आप ये पूरे इंडिया के अंदर आरएसएस का प्रो इजराइल रवैया देख रहे हैं, मेरे से पहले पैनलिस्ट ने भी बताया 2014 के बाद का चीज जो बताया, यही स्टैंड 1948 में आरएसएस और सावरकर ने भी लिया था। हमारे अनीस साहब जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और माशाल्लाह बड़ी तहरीक से जुड़े हुए हैं। नाजरीन की तरफ से उमूमन एक सवाल किया जाता है और ये सवाल आप ही के लिए खास है अनीस साहब, कि जिस तरह फिलिस्तीन में हमास इसराइल से मुकाबला करता रहता है और उसकी नाक में दम कर रखा है, क्या हिंदुस्तान में जहां मुसलमानों पर जुल्म सितम का बाजार गर्म है, फिलिस्तीनी ताकतों से मुकाबला करने के लिए इस तरह का कोई कदम उठाया जा सकता है? क्या हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल या हिंदुस्तान के जो कवानीन है इसमें इस तरह की कोई गुंजाइश है? अनीस साहब जरा इस पर। देखिए, इंडिया में हम लोगों को समझना है कि यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर एक लड़ाई चल रही है वो एक डेमोक्रेटिक लड़ाई है। इंडिया के अंदर एक बहुत खुद नसीब है, हम लोग खुश नसीब है कि यहाँ पर एक डेमोक्रेसी है। और इंडिया के जो डेमोक्रेटिक निजाम है, उस डेमोक्रेटिक निजाम के अंदर जो जो हमारे सामने ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस हम लोगों को इस्तेमाल करने हैं। अब अभी आप पूछेंगे फिलिस्तीन से हमें क्या सीखना है। देखिए, फिलिस्तीन में भी हमास के बारे में बात की है। हमास जो है एक गिरोह मत समझिए उसको, वो एक पीपल्स मूवमेंट है। पीपल्स मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एक मास मूवमेंट होता है, यानी इसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक आइडियोलॉजी, जिसने एक विजन, जिसने एक होप पूरे के पूरे आवाम को दे दिया। अब देख लीजिए, एक लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, जान जा रहे हैं, लेकिन एक औरत वहां पर जिसके 4 बच्चे मर गए हैं, वो औरत कह रही है मेरे 4 बच्चे नहीं और 4 होते भी मैं अल-कुद्स के लिए कुर्बान कर देती है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है, इस तरीके का जहन बना दिया है वहां पर हमास का, जो उनका जो रेगुलर एजुकेशन होता है, उनके जो कैंपेन्स होते हैं, उनका जो मास मोबिलाइजेशन होता है, इसके वजह से एक पीपल्स मूवमेंट में वो लोग कन्वर्ट हो गए। अब देखिए, बिल्डिंगें गिर गई, तब का तब हमास आके कहता है कि हम बिल्डिंग वापस बनाएंगे, तब का। तो इस तरीके का एक मास मोबिलाइजेशन, एक आवाम के अंदर एक होप,
आवाम के अंदर एक हिम्मत, आवाम के अंदर एक मकसद देने का जो काम है वो इंडियन मुस्लिम्स को सीखना है। उनका और हमारा तरीका अलग है, समझे। हम अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हमको वैसे तरीके ने, हम बहुत खुश नसीब है कि यहाँ पर अभी भी हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारे सामने डेमोक्रेटिक रास्ते हैं, हमारे सामने लीगल रास्ते हैं, हमारे सामने जुडिशरी है, हमारे सामने पॉलिटिकल ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन इंडियन मुस्लिम्स के सामने है और इंडियन मुस्लिम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमको सीखना है, हमें मायूस नहीं होना है। यहाँ पर आज इंडिया में क्या हो रहा है कि मायूसी आ रही है, इंडियन मुस्लिम्स के अंदर मायूसी आ रही है और उसके बहुत सारे रीजंस खुद मुस्लिम लीडरान भी हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक लिंचिंग का वीडियो रहेगा या ऐसे चीजों को हम लोग ज्यादा स्प्रेड करते हैं जिससे उनका भी, आरएसएस का भी मकसद ये होता है कि मुसलमानों के दिलों के अंदर खौफ पैदा करें। वो चाहते हैं कि हम खौफ में रहें, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीडर्स, इंडियन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, इनका सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इंडियन मुस्लिम्स के अंदर कॉन्फिडेंस दे, इंडियन मुस्लिम्स के अंदर होप दे। देखिए, ये कम्युनिटी जो है एक वेरी 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 केपेबल कम्युनिटी है। हम लोग कहते रहते हैं कि भाई इंडियन मुस्लिम्स कमजोर है, नहीं है, मैं तो इस बात को मानता ही नहीं। ये वेरी 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 केपेबल कम्युनिटी है, वेरी वेरी केपेबल कम्युनिटी है। थोड़ा होप नहीं है इसके पास, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संगठन, आरएसएस जैसा संगठन, इसके होप और इसके कॉन्फिडेंस को खत्म करने के लिए पिछले 80-100 साल से काम कर रहा है। एक तो बहुत बड़ा काम चल रहा है उसके पीछे। तो उसके काउंटर में हमें सिर्फ इतना करना होगा, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हमें होप देना होगा। हम लोगों को हमारे मस्जिदों के थ्रू हमें पॉजिटिविटी कम्युनिटी के अंदर लाना पड़ेगा, हमारे तंजीमों के थ्रू, हमारे इदारों के थ्रू पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अपने हक के लिए लड़ने का एक जज्बा हमें लाना पड़ेगा। हमारे हक के लिए कोई और आकर नहीं लड़ेगा। एनआरसी का जो इशू हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज था इंडियन मुस्लिम्स के लिए। पहली बार मुझे लगता है कि इंडियन मुस्लिम्स एक रिलीजियस टॉपिक को छोड़कर एक सोशियो पॉलिटिकल, एक सिटीजनशिप की, एक पॉलिटिक्स के ऊपर इंडियन मुस्लिम रास्ते पर आई थी। और ये सिटीजनशिप का जो एक जो कैंपेन चला था, ये कैंपेन को कोई बड़े बड़े मुस्लिम लीडर, कोई बड़े बड़े मुस्लिम तंजीमों ने लीड नहीं किया था, हमारी औरतों ने लीड किया था। हमारे शाहीन बाग के और पूरे इंडिया के अंदर जो 540 शाहीन बाग के, उसके औरतों ने लीड किया था। तो कौन कहता है कि कम्युनिटी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है? कैपेबिलिटी बहुत है, बस मुस्लिम तंजीमों को चाहिए हमें होप देना है। और हम जिस तंजीम से ताल्लुकात रखते हैं, हमारा भी मेजर एजेंडा यही है, मुस्लिम कम्युनिटी को होप दो, मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस दो। इंशाल्लाह इसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, बहुत कुछ ये कम्युनिटी कर सकती है। आखिर में मैं चाहूँगा कि अपने तमाम मेहमानान से कि 2-3 मिनट के अंदर फ़िलिस्तीन के ताल्लुक से आपका क्या पैगाम है मुसलमानों के नाम और अहले फ़िलिस्तीन के नाम। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अनीस भाई अपना पैगाम रखें, उसके बाद फिर दीगर होगा। जी शुक्रिया। सबसे पहले एक ही बात कहूँगा कि फ़िलिस्तीन का जो इशू है, इसको हर एक लोग ये ना समझे कि फ़िलिस्तीन इशू है, ये हमारा इशू है। मस्जिद अल अक्सा को बचाने की जिम्मेदारी फ़िलिस्तीनियों की नहीं है, हम सबकी है। वो वहां पर रहने की वजह से वो लोग एक कदम आगे रुककर वो लोग लड़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी वो लोग वहां पर निभा रहे हैं, असल में हमारा काम है, वो लोग निभा रहे हैं वहां पर। तो हम सबका इशू है वो। तो दूसरा चीज जो है, फलस्तीन का जो स्ट्रगल है, एक स्ट्रगल में बहुत एक मोटिवेशन है हर जमाने के लिए, इंडिया के मुस्लिम्स के लिए भी बहुत एक मोटिवेशन है। वो मोटिवेशंस को हमको उसके अंदर लेना है कि उसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप कितने भी खराब हालत में हो, आपके ऊपर कितना बड़ा भी एक जालिम आकर हुकूमत करे, आपके कितने भी हुकूक को छीना जाए, कुछ भी हो, लेकिन उम्मीद को नहीं छोड़ना है, जद्दोजहद को नहीं छोड़ना है। जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई को हमें कंटिन्यू रखना है। और देखिए, ये हमारे लिए तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे लिए कामयाबी सिर्फ आखिरत में हमारे लिए कामयाबी है। दुनिया के अंदर छोटी बड़ी कामयाबी को लेकर हम लोग कभी भी कौन सी भी एक चीज को सक्सेस या फेलियर हम लोग नहीं कह सकते। एज अ कम्युनिटी हमारा काम है, अल्लाह ने जिम्मेदारी हमें दी है, वो जिम्मेदारी हमें निभाना, हमें लड़ना। जुल्म को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो जालिम कोई भी हो। हम जालिमों के खिलाफ आवाज उठाते ही रहेंगे। कभी कभी जालिम हो सकता है बहुत ताकतवर हो, लेकिन वो हम कैरी नहीं करना है। इट्स नॉट आवर इशू। कितना बड़ा भी हो जालिम, कितना बड़ा भी हो जालिम, हमें केयर नहीं करना है। हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी मुखालिफत करना है। उसके खिलाफ जो भी जद्दोजहद का तरीका है, हमें उसके खिलाफ जद्दोजहद करना है। और इतना उम्मीद रखना है कि अल्लाह सुब्हान ताला कितना बड़ा भी अगर कोई एक जालिम रहेगा, उस जालिम को अल्लाह सुब्हान ताला जलील करके ही रहेगा,
जलील करके रहेगा। मैं वापस ये बात करता हूँ, सिर्फ शिकस्त नहीं होगी, जलील भी होगा वो, समझे। जितने भी बड़े बड़े आज तक जालिम गुजरे हैं, वो जालिम हमेशा ताकतवर ही थे, कहीं पर भी कोई कमजोर जालिम नहीं आता, जालिम हमेशा ताकतवर ही होता है। और जो हक होता है, हक हमेशा वहां पर आप देखेंगे उनके पास ज्यादा कुछ पावर्स नहीं होते, फिर भी अल्लाह सुब्हान ताला हक से हमेशा बातिल को ना सिर्फ शिकस्त देता है बल्कि जलील भी करता है। आज हम देख रहे हैं इजराइल जलील हो गया है, और इंडिया के अंदर भी ये जो आरएसएस और अलग अलग जो फिस्ताई ताकत है, इंशाल्लाह ये लोग भी जलील होंगे। जज़ाकल्लाह।